जय हिंद। आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आप लोग क्या है कि देख रहे थे सीरीज, इससे पहले आप लोग का क्या है कि आया होगा गांधी जी के बारे में, गांधी युग के बारे में, उसमें क्या पढ़ना था वो पूरी डिटेल में उसमें क्या है कि बता दिए हैं कि 1917 से गांधी के जन्म से 1947 ईस्वी तक के स्थिति को। अब यही उसको अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में देख ले। उसके बाद फिर से गांधी जी का जो टॉपिक है वो टॉपिक से आगे होगी से आज हम लोग देखेंगे। मैं हूं मुबीन रजा। आज आप लोग देखिएगा क्या है कि राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति जी क्या होते हैं से। तो राष्ट्रपति का जो आपका पॉलिटी का सीरीज चल रहा था वो आपका पूरा संविधान का क्या है पहले से इस पे एसएससी क्लासेस पे उपलब्ध है और क्या है राष्ट्रपति तक के देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है सो, और उससे पहले तक के पूरा पॉलिटी डाला हुआ है सो। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो फर्स्ट सीरीज को क्या करें कि फर्स्ट जो राष्ट्रपति बना हुआ है सो उसको जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है सो। तो देखिए राष्ट्रपति की शक्ति, अब जानते होंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है कि हमारे भारत के प्रमुख होते हैं और जो भी कार्य होता है वो राष्ट्रपति के अधीन, मतलब कि कार्यपालिका क्या होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं प्रधानमंत्री। तो अब कार्यपालिका के रूप में सहसंबंध क्या है सो कि राष्ट्रपति आखिर क्या कार्य करता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या दी गई है संवैधानिक स्वरूप में सो। तो वही देखिएगा कि अब राष्ट्रपति है सो क्या। तो राष्ट्रपति की विभिन्न शक्ति में देखेंगे। सबसे पहली बात आपका प्रशासनिक शक्तियां। तो प्रशासनिक शक्ति में आप देखिए क्या है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या क्या कि संघ की शासन क्या होगी, अनुसार संघ का जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। जो संघ क्या है कि भारत संघ है, जान रहे कि राज्यों से मिलकर बनी हुई है। तो इसकी जो प्रमुख होगा राज्य में या भारत सरकार में वो किसके नाम से चलाई जाएगी शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। सो किस में लिखा गया है अनुच्छेद 53 में। अब है अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा पीएम प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को। तो अब कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री के चुनाव, तो प्रधानमंत्री का कैसे होते हैं कि जानते हैं कि सांसद का चुनाव होता है और सांसद के जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो क्या होते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वही प्रधानमंत्री का जो चुनाव करता है वो कौन सा पद ग्रहण, राष्ट्रपति। और जो मंत्री परिषद होता है वो मंत्री परिषद के भी कौन करते हैं शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति। लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं तो प्रधानमंत्री के सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री जिसको क्या करते हैं नियुक्ति के लिए तो उसी को शपथ दिलाते हैं कौन, राष्ट्रपति। क्या है अनुच्छेद 75 में आपका प्रावधान दिया गया है। उसके बाद है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति जो क्या है तीनों सेनाओं, मतलब जल वायु और एयर, जल हुआ, वायु हुई और थल सेना हुआ। तो ये तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होते हैं उस प्रमुख का कौन करते हैं ये चुनाव, ये तीनों सेनाओं का कमांडर जो होते हैं उसका शपथ कौन दिलाते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद अनुच्छेद 75 के 2 में मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तथा अपना पद धारण करेंगे। कहा कि जो मंत्री का अनुच्छेद 75 के 2 में कहा गया कि मंत्री क्या करेगा राष्ट्रपति के पद पर्यंत तक, मतलब कि राष्ट्रपति के क्या होगा कि अब सलाहकार के रूप में, मतलब कि प्रधानमंत्री सलाह देंगे लेकिन उसको चुनेगा कौन, उसको शपथ कौन नियुक्त करेंगे तो राष्ट्रपति जी करेंगे। उसके बाद है कि अनुच्छेद 74 के 1 में दिया गया है आर्टिकल 74 के 1 में कि राष्ट्रपति के सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होंगे पीएम होंगे। अनुच्छेद 74 के 1 में है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होंगे प्रधानमंत्री, मतलब कि राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो वही यहीं पे क्या होती शक्ति। अब देखिए क्या अनुच्छेद 74 के 1 में कह दिया गया कि राष्ट्रपति के सलाह कौन होंगे, सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री। तो लग रहा है ना कि राष्ट्रपति शक्तिशाली है अब प्रधानमंत्री सलाह के लिए नहीं। अब ये यहाँ पे हो जाता है वास्तविक कार्यपालिका कि जो क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है तो संसदीय प्रणाली में क्या है प्रधानमंत्री वास्तविक हो गए कि प्रधानमंत्री के सलाह पर। अब प्रधानमंत्री जो कार्य को करते हैं उसके अनुसार कौन करता है राष्ट्रपति कार्य करता है।
सो यहाँ कह रहा है सो। उसके बाद है विधायी शक्ति, देखिएगा तो अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अंग है। तो अनुच्छेद 79 क्या है कि अनुच्छेद 79, 80, 81 तो क्या है, संसद किससे मिलकर बनी होती है, 3 से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यही तीनों राष्ट्रपति में क्या होता है, राष्ट्रपति भी संसद के सदस्य होते हैं। अब कहा सत्र बुलाना, तो जानते हैं कि 3 तरह की सत्र होती है। जो संसद सत्र चलता है वो 3 तरह से चलता है। एक होता है बचत सत्र जो सबसे बड़ा सत्र होता है, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। पहला होता है सत्र बुलाने में बचत सत्र, उसके बाद मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये तीनों का क्या करते हैं, लोकसभा का विघटन तथा सत्र की समाप्ति। अब राष्ट्रपति की ये शक्ति होती है कि वो लोकसभा के सत्र को क्या कर सकता है, विघटन कर सकते हैं या लोकसभा सत्र की समाप्ति कर सकते हैं। उसके बाद है विधायिका पर हस्तक्षेप। तो जानते हैं कानून की प्रक्रिया, कानून बनाने की पूरी प्रक्रियाएं देखे हैं या आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा। अब लोकसभा से या पारित हो या राज्यसभा से पारित होने के बाद किसके पास आ जाते हैं, राष्ट्रपति जी के पास। तो जब तक राष्ट्रपति जी उस पर क्या करेंगे, साइन नहीं करेंगे, तब तक क्या होगी, वो विधेयक कानून नहीं बनेगी। तो वही कहा कि विधायिका पर क्या होगा, जो कानून लोकसभा या राज्यसभा से पारित होकर के आया है उस पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे, तभी वो कानून पारित होगी। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को मनोनयन करते हैं। अब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य के मनोनयन के संबंध में क्या है, तो देखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के रूप में कि यहाँ पे 2 होता है। एक होता है लोकसभा, अब जान रहे हैं कि संसद का 3 सदस्य हैं, तो इसमें राष्ट्रपति जी, तो लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में कितनी सीट, तो 543 प्लस 2, यहाँ पे राज्यसभा में कितना पे चुना होता है, 238 प्लस 12। तो आपका जो क्या है यहाँ पे 543 प्लस 2 और यहाँ पे 238 प्लस 12, तो ये 2 गो का चुनाव कौन करते हैं, राष्ट्रपति का अधिकार है मनोनीत के लिए। और राज्यसभा में कितने, 12 गो का मनोनीत करने का किसका अधिकार है, राष्ट्रपति। तो यही कहे कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 2 गो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में, राष्ट्रपति में 12 गो जो क्या होता है कला क्षेत्र, ये सबसे चुन करके आते हैं। सो अब नेक्स्ट देखिएगा कि सीएजी, उसके बाद सीएजी कैग यूपीएससी एससी एसटी के रिपोर्ट के सदन के समक्ष रखता है। कौन है, राष्ट्रपति जी के समक्ष क्या है, कैग यूपीएससी एससी एसटी और रिपोर्ट के सदन के समक्ष। उसके बाद किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के वीटो कर सकता है। अब कहा राष्ट्रपति के क्या दिया गया है, वीटो पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर क्या कर सकते हैं कि वो रोक सकते हैं या रख सकते हैं या पुनः सलाह के लिए क्या होते हैं, मंत्री के अधि मंत्रालय के पास लोकसभा या राज्यसभा में भेज सकते हैं। तो यही कह रहा है कि मुख्य रूप से कि अब इसमें आगे देखेंगे ये। उसके बाद राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति ये होती है। अब वीटो शक्तियाँ क्या होता है, सो तो वीटो शक्ति राष्ट्रपति के क्या है, अनुच्छेद 111 के तहत दी गई है लोकसभा और राज्यसभा में। तो राष्ट्रपति में वीटो का है जो अधिनियम है, तो ये क्या है, भारत के विधि निर्माण कार्य को मंत्री परिषद के आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं। तो यही कह रहा है राष्ट्रपति में जो ये आ गया वीटो पावर, वीटो की शक्ति। तो पहला अधिनियम क्या है, अनुमति प्रदान करना, मतलब कि जैसे ही कोई विधेयक बन के आया तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, साइन करके अनुमति दे देंगे। दूसरा बात कहा कि निरपेक्ष वीटो। तो निरपेक्ष वीटो में क्या है कि इसमें अनुमति प्रदान नहीं करेगा। निरपेक्ष वीटो में क्या है कि इसमें अब वो चाहे तो अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। दूसरा उसके बाद कहा निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो क्या है, निलंबनकारी वीटो। तो इस निलंबनकारी वीटो में क्या हो जाएगा, सदन के पुनर्विचार के लिए, मतलब कि अब क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, इसको सदन को पुनर्विचार के लिए फिर भेज सकते हैं। सो उसके बाद है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में न हाँ करेगा और नहीं न करेगा, अर्थात विचार नहीं करेगा। मतलब कि पॉकेट वीटो जब लगा दी गई तो इसमें ना क्या करेंगे कि वो उसको भेजेंगे नहीं करेंगे या हाँ ही करेंगे, इसको क्या कर सकते अपने पास सुरक्षित
रख सकते हैं। सो यही 3 तरह का अधिनियम, निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अधिनियम में क्या था, अनुमति प्रदान करेगा, मतलब जैसे ही विधेयक आया उसको क्या कर दी गई, पारित कर दी गई। उसके बाद निरपेक्ष वीटो में कि अनुमति प्रदान नहीं करेगा, उसको डायरेक्ट नहीं। उसके बाद निलंबनकारी वीटो में कि सदन के पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं राष्ट्रपति जी। उसके बाद पॉकेट वीटो में कि न तो हाँ करेगा और नहीं ना करेगा, इसको सुरक्षित अपने पास रख सकते। उसके बाद आप देखिएगा कि अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, तो अध्यादेश की शक्ति में आप लोग देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 123 के तहत है अध्यादेश की शक्ति। तो इसके अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने में क्या क्या प्रावधान है सो, तो इसमें जब संसद का सत्र न चल रहा हो, मतलब संसद का 3 सत्र था ना, देखे थे 3 सत्र आपका कौन कौन सा 3 सत्र दिया गया था, तो बचत सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, यही ना था, बचत सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र थी। तो अब इसमें कहा कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और क्या होगी, परिस्थिति आ गया कोई विधेयक बनाना है, तो या तो अवधि संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक की इसको रखती है। अवधि क्या है जो इस पे बना है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो अवधि कितना, संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। यदि दोनों सदन साधारण बहुमत से अनुमोदन कर दे तो यह जारी रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। जो क्या है, अध्यादेश के द्वारा जो बनाई गई है कानून। सो राष्ट्रपति संघ सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है सामान्य परिस्थिति में। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति संघ सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संघ, अब देखे होंगे 3 तरह के सूची आप देखे होंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो क्या था कि संघ सूची में केंद्र की शक्ति होती है और राज्य सूची में राज्य की शक्ति होती है, और समवर्ती में क्या होता है कि संघ और राज्य जो विषय दिया गया है दोनों कानून बना सकते हैं। तो यही अब क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि जो संघ सूची पर अध्यादेश अगर जारी होती है तो संघ सूची पर भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। सो तो कहा कि दोनों सदन सत्र में न हो, मतलब क्या है, जब लोकसभा और क्या होगा अतिसंघ सूची पर कब बना सकते हैं कानून, तो क्या है कि जब अतिसंघ सूची पर जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र नहीं चल रहा, क्या हो रहा है कि दोनों सदन सत्र में ना हो, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद है एक सदन सत्र में ना हो तब, या कोई आवश्यक परिस्थिति विद्यमान हो जहां विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो। क्या कहा कि जब क्या हो कि सत्र नहीं चल रहा हो या सत्र हो, लेकिन क्या हो कि जब विधि निर्माण मतलब कोई कानून निर्माण के लिए आवश्यकता पड़ गई है तो क्या कर सकते हैं, अध्यादेश बुला करके राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, उस पर कानून बना सकते हैं। उसके बाद है न्यायिक शक्तियां देखेंगे। तो न्यायिक शक्ति में है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, या हाई कोर्ट को भी कौन करता है कि इसको, तो मुख्य नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति। उसके बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के विधि के सलाह मांग सकता है। अब कहा राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि यह क्या है, सुप्रीम कोर्ट से विधि का क्या है, सलाह भी मांग सकता है, या क्षमादान की शक्ति। अब जानते हैं कि आगे देखें क्षमादान की भी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। सो अब है तीनों सेनाएं का प्रमुख की नियुक्ति। तीनों सेना जो होते हैं उस तीनों सेनाओं का प्रमुख की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी। उसके बाद है स्वविवेक की शक्ति, उसके स्वयं मतलब स्वविवेक मतलब स्वयं वो फैसला ले सकते हैं। सो तो विवेक मतलब है कि अनुच्छेद 74 में मंत्री की सलाह को लौटा सकता है। क्या कर सकते हैं, अगर स्वविवेक में वो अपना स्वविवेक से फैसला लेंगे कि मंत्रिमंडल द्वारा उनको सलाह दी गई कि ऐसी, अगर उसको उनको न लगे राष्ट्रपति जी को, तो अब क्या करेंगे राष्ट्रपति जी कि उसको लौटा सकते हैं। सो अब है अनुच्छेद 78 के तहत पीएम का कर्तव्य। क्या कहा कि पीएम का कर्तव्य है, आर्टिकल 78 में दिया गया अनुच्छेद 78 में कि क्या है, पीएम का प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि जो भी कार्य प्रणाली कर रहे हैं वो कार्य को क्या करना, राष्ट्रपति जी को सूचित करना, सूचना देना है। सो उसके अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 78 में है। और लोकसभा में भी किसी भी दल के बहुमत प्राप्त न होने पर स्वविवेक से किसी भी दल में पीएम नियुक्त कर सकता है। कह रहा है कि अगर क्या कर रहे हैं कि सदन में क्या हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री बने, जानते हैं संसद के सदस्य वो होते पहले, उसके बाद क्या है कि जो भी क्या बहुमत दल के नेताएं होते हैं वो लोकसभा के, वो क्या करते हैं कि बहुमत दल के नेता के रूप
में उनको चुनते हैं, वही प्रधानमंत्री। तो कहा कि अगर किसी के पास बहुमत नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति अपना स्वविवेक से किसी को भी प्रधानमंत्री के लिए पहले निमंत्रण दे सकते हैं या चुन सकते हैं। उसके बाद है क्षमादान की शक्ति। अब देखिएगा आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्या है, क्षमादान की शक्ति दी गई है। सो अब क्षमादान की शक्ति में देखिएगा क्षमा करना तो अपराधी को सजा से मुक्त करना। पहला है क्षमा करना, मतलब कि अपराधी को सजा से मुक्त कर सकते हैं। मतलब कि अपराधी के रूप में किसी हुआ ना कि पहले जैसे कोई क्राइम किया तो क्राइम करने के बाद उसको क्या जाएगा, लोअर कोर्ट में जाएगा। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया तो उसके बाद हाई कोर्ट में अपील करेगा, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। अब जब तीनों में सजाएं हो गई है तो लास्ट में क्या हो सकता है, जो दया याचिका करता है वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा सकते हैं कि क्या है कि उनको इसमें, अब ये राष्ट्रपति के स्वविवेक, राष्ट्रपति किसी के सलाह के रूप में कार्य नहीं, अब राष्ट्रपति के स्वविवेक पर है कि राष्ट्रपति अपनाता। अब यही राष्ट्रपति के शक्ति के स्वरूप में होता है कि अगर राष्ट्रपति के पद पर कोई है, तो जब आप राष्ट्रपति के पद पर कोई है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, केस नहीं कर सकते। तो दो मामला होता है, एक दीवानी मामला, एक फौजीदारी मामला। तो फौजीदारी मामला वाला हुआ मारपीट, मतलब मारपीट वाला जो भी केस है तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि उस पर राष्ट्रपति की केस, आप राष्ट्रपति पर केस नहीं कर सकते। लेकिन जो दीवानी मामला है, पैसे से संबंधित कोई मामला है, तो वो पैसे से संबंधित मामले पे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति पे कर सकते हैं केस। क्या है कि फौजीदारी मामला पे क्या है कि उनको पहले ही है क्षमादान की शक्ति। अगर आप राष्ट्रपति पर केस किए और राष्ट्रपति अपने पद पर ही है तो तुरंत निकालेंगे पेन, अपने शक्ति से अपने ही माफ कर लेंगे, हुआ कि नहीं। लेकिन दीवानी मामला पर है पेनाल्टी, मतलब क्या है कि उसमें पैसे जो जुर्माना लगेगी। तो अब जो दीवानी मामला है जो पैसे से संबंधित है उस पर राष्ट्रपति पर केस हो सकता है। तब क्या होगा कि जो भी जुर्माना लगेगा वो राष्ट्रपति जुर्माना भर सकते हैं। तो यही दोनों है, ये क्षमा करना। तो अब जैसे ही जो केस है तो जब तक पद पर है तब तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो फौजीदारी मामला है जैसे ही राष्ट्रपति पद पर से हटते हैं उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति पर केस कर सकते हैं। सो यही प्रावधान है क्षमादान की शक्ति। तो अनुच्छेद 72 में क्षमा करना, अपराधी की सजा को मुक्त करना, चाहे तो वो अपराध की सजा को मुक्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, लघुकरण। पहला लघुकरण है कि दंड के प्रकार को बदलकर हल्के प्रकार का दंड देना। मतलब कि दंड के जो लघुकरण में है कि जो दंड उस पर की गई है वो दंड के प्रकार को बदलकर हल्के प्रकार का दंड देना। उसके बाद है परिहार, दंड की मात्रा को कम करना। परिहार जब लागू करेंगे तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसके दंड की मात्रा को कम कर सकते हैं। उसके बाद है विराम, विशेष मानवीय तथ्यों के आधार पर कम करना। मतलब कहा कि विराम लगा सकते हैं, उस पर रोक, विशेष मानवीय तथ्य के आधार पर कम कर सकते हैं सजा को कि विशेष मानवीय जो तथ्य हो सो। उसके बाद है निलंबन, निलंबन है मृत्यु दंड को लागू होने से रोकना। अब राष्ट्रपति के पास ये क्या है कि ये राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती है मृत्यु दंड को लागू होने से रोकना। राष्ट्रपति के ये पास शक्ति होती है कि अगर किसी को क्या है कोई जुर्म किए और उस पर फांसी की सजा हो गई है, और फांसी के सजा पर क्या होगा कि लास्ट सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला सुना दिया गया कि इसको फांसी दी जाएगी, तो लास्ट दया याचिका किस पे डाल सकते हैं, राष्ट्रपति के पास आप दया याचिका लगा सकते हैं कि क्या करें कि हमको उसको क्या फांसी की सजा को या तो आप लघुकरण में या परिहार में या विराम में किसी में परिवर्तित कर दें। मतलब कि जैसे फांसी की सजा को हो गया तो उसके सजा को पहले तो कर सकते हैं क्षमा करना है, उसके अपराध को क्षमा कर सकते हैं, या तो लघुकरण मतलब क्या है दंड की प्रक्रिया कम कर सकते हैं, उसकी सजा को फांसी से बदल दे उम्र कैद में, या उम्र कैद से क्या बदल दे कम, मतलब कि 5 साल में 6 साल में जो भी हो उसमें परिवर्तित कर दे, कम कर दे सजा को, या तो परिहार दंड की मात्रा को कम कर देना, या तो है विराम परिहार दंड की मात्रा को कम करना, या तो उम्र कैद है तो उसको कम करवा सकते हैं। विराम मतलब विशेष मानवीय तथ्य के आधार पर कम करना। निलंबन मतलब कि मृत्यु दंड, अगर फांसी की सजा हो गई है तो इसको उस चारों में बदल सकते हैं, या तो मृत्यु दंड को लागू होने से यही रोक सकते हैं। किसका अधिकार है, राष्ट्रपति जी का ये अधिकार है। सो अब ये क्या है, किसी स्वविवेक किसी का जवाब नहीं देंगे कि हाँ क्यों, अब ये इसका प्रावधान है। सो उसके बाद है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्ति है कि राष्ट्रपति 3 को शक्ति दी गई है आपातकाल का, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 300
60। यही देखिएगा कि राष्ट्रपति का आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में आपका दिया गया है। सो अब है कि अनुच्छेद 352 में देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें 2 बदलाव किए गए। एक है आंतरिक अशांति की जगह शास्त्रीय विद्रोह। अब कहा कि अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता है, क्या है, जब आंतरिक गड़बड़ी हो जाए तो ही। तो अब कह दिया 42 कितना 1978 ईस्वी में संविधान संशोधन हो गया, तो उस संविधान संशोधन में कर दिया गया क्या कि 1978 में कि नहीं, अब क्या कर दिया जाएगा, आंतरिक अशांति के जगह पर शस्त्र विद्रोह, मतलब आंतरिक अशांति रह गई तब क्या अनुच्छेद 352 नहीं लगा सकते हैं। कुल 44वां संविधान संशोधन में ये आया कि नहीं, अब क्या है, शस्त्र विद्रोह, मतलब जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए या बाहरी आक्रमण की खतरा हो जाए, वही बाहरी आक्रमण, तभी आप अनुच्छेद 352 लगा सकते हैं। उसके बाद है कि आंतरिक अशांति की जगह शस्त्र विद्रोह। उसके बाद मंत्रिमंडल या कैबिनेट के लिखित सिफारिश या मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे। अब कह रहा है कि दूसरा कहा कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर ही अब का राष्ट्रपति क्या हो गए हैं यहाँ पे कि बाध्य होंगे अनुच्छेद 352 लगाने के लिए, कि पहले क्या होंगे कि जो कैबिनेट मंत्रालय है उसमें क्या है, कैबिनेट मंत्रालय या मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री के द्वारा ये सिफारिश दी जाएगी कि सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 लगाएंगे से। उसके बाद है समाप्ति, घोषणा को वापस ले सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा के आधार। अब कहा कि इसको समाप्ति की है कि जब 352 लगा दिया गया तो इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं, तो समाप्ति में है कि घोषणा या वापस लेने के लिए है लोकसभा या राज्यसभा के आधार पर असाधारण बहुमत के द्वारा या संसद के अनुमोदन नहीं किए जाने पर। अब कहा कि इसकी समाप्ति कर सकती है कि घोषणा वापस ले ले, या तो घोषणा को वापस ले लेने के बाद या लोकसभा या राज्यसभा क्या कर दे, जो लगाए हैं वो साधारण बहुमत से पारित कर दे कि नहीं अनुच्छेद 352 की आवश्यकता नहीं है, तो भी ये क्या हो सकता है, इसकी समाप्ति हो सकती है। सो ये 3 बार लगाया गया है अनुच्छेद 352। तो आप देखिएगा 1962 में जब भारत और क्या हुआ था, चीन युद्ध हुआ था। सो उसके बाद 1971 में भारत और पाक युद्ध। सो और उसके बाद 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। यही है 1962 भारत चीन, दूसरा है 1971 भारत और पाक, और तीसरा है आपका 1975 इंदिरा गांधी के समय में जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। सो उसके बाद उनकी सरकारें भी गिर गई थी, फिर यहाँ पे संपूर्ण क्रांति चलने लगा था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो अब देखिएगा आगे अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन। अब इसमें आ गया यही आंतरिक मामला, मतलब क्या है कि जो अंदर, मतलब 28 राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर जो हमारा आंतरिक राज्य की गड़बड़ी है, कहीं पे शासन प्रणाली सही से नहीं चल रही है, तो क्या होता है जानते हैं, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल सूचना देगा किसको, राष्ट्रपति जी को। तो अब राष्ट्रपति क्या करेंगे कि अगर शासन प्रणाली किसी राज्य को सही नहीं चल रही है तो उस शासन क्या करेगा, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां पे, जैसे कि अभी मणिपुर वाला में चल रहा है कि वहां की शासन व्यवस्था में क्या हो रहा है कि पूरा उग्र हो गया है। सो तो वहां पे मांगे चल रही है कि क्या करे कि मणिपुर की शासन प्रणाली राष्ट्रपति अपने अधीन लगा ले, राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो यही होता है कि आंतरिक गड़बड़ी। तो क्या क्या अनुच्छेद 356 में सबसे पहले लगा था पंजाब में। कहाँ लगा अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन? सबसे पहले पंजाब में, सर्वाधिक लगा है यूपी में सबसे ज्यादा 10 बार राष्ट्रपति शासन। उसके बाद बिहार में लगा 8 बार सेकेंड पर। पूरे देश में 126 बार, कितना बार लगा है पूरे देश में 126 बार। और मौलिक क्या हो गया, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 356 क्या है, डेड लेटर है, कहा मृत शब्द है। तो अब कहने का मतलब डेड लेटर मृत शब्द मतलब क्या है कि अनुच्छेद 356 सबसे पहली बार कहाँ लगा, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा, तो उत्तर प्रदेश में। कितनी बार, तो आपको लगा है उत्तर प्रदेश में 10 बार। उसके बाद सेकेंड पर किसका लगा, तो बिहार में 8 बार।
उसके बाद है कि 8 बार लगा है। उसके बाद कहा कि पूरे देश में कितनी बार लगा राष्ट्रपति शासन, तो अनुच्छेद 356 तो 126 बार लगा हुआ है। सो कहा कि अनुच्छेद 356 लगता है जो हमारा मौलिक अधिकार दी गई है वो मौलिक अधिकार क्या होता है, वो मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होती है। लेकिन अनुच्छेद 352 है जब 360 लगता है तो उसमें बहुत सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाती है, सिर्फ जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। आर्टिकल 20 और 21 वही आपको रह जाता है। सो आर्टिकल 20 और 21। अब देखिएगा अनुच्छेद 360 की घोषणा होती है क्या है, वित्तीय साख, जैसे कि वित्तीय गड़बड़ी हो जाए आय के रूप में, या संसद द्वारा क्या है कि वित्तीय जब साख हो जाए या वित्तीय क्या हो जाए कि वित्तीय साख में गड़बड़ी या वित्तीय अस्थायित्व में क्या हो जाए कि वित्तीय जो है अस्थायित्व रूप में नहीं चल पा रही है तो क्या लगा सकते हैं, वित्तीय आपात लगा सकते हैं। सो तो अब वित्तीय आपात संसद द्वारा क्या है 60 दिनों के अंदर अनुमोदन से, मतलब संसद के द्वारा क्या है 60 दिनों के अंदर अनुमोदन हो देगी तभी राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं, वित्तीय आपात। तो राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार चलेगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 लगेगा वो राष्ट्रपति के क्या होगी, इच्छा के अनुसार, अगर जरूरी है कि वित्तीय आपात है तो रहेगी, अगर नहीं तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपात के क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन संसद द्वारा 7 दिनों के अंदर क्या चाहिए, अनुमोदन चाहिए। सो अगर भारत की वित्तीय स्थिति दयनीय हो जाती है, क्या है अर्थव्यवस्था अस्थायित्व नहीं रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 360 लग जाएगा। सो यही आपका है। सो आप पूरा देख लिए क्या है कि राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में कि प्रशासनिक शक्ति देख लिए अनुच्छेद 53, 75, 75 का 2। उसके बाद विधायी शक्ति देख लिए कि बचत सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र बुलाने का, सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन, सत्र की समाप्ति, विधायिका पर हस्तक्षेप, फिर कैग यूपीएससी ST/ST की रिपोर्ट के सदन के समक्ष रखना, ये आप देख लिए। उसके बाद किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के वीटो कर सकता है, ये देख लिए। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति देख लिए। अब वीटो की शक्तियाँ देख लिए कि राष्ट्रपति 111 के तहत क्या हो रहा है, अनुच्छेद 111 के तहत 4 तरह से अधिनियम कोई भी विधेयक बन के आता है अनुमोदन दे सकता है, या निरपेक्ष वीटो में क्या है अनुमति प्रदान नहीं करेगा, या निलंबनकारी वीटो लगा के सदन के पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या पॉकेट वीटो लगा करके उसको सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं, कोई फैसला नहीं देगी। इसी तरह ये क्या हो जाएगी, यही समाप्त हो जाएगी या उसी के पास रह जाएगी। उसके बाद उसके बाद देख ली अध्यादेश की शक्ति। तो अध्यादेश में देखेंगे अनुच्छेद 123, इसके अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। अवधि संसद सत्र में प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक है। यदि दोनों सदन साधारण बहुमत से अनुमोदन कर दे तो क्या करेगा, जारी रहेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति संघ सूची के अध्यादेश जारी कर सकते हैं सामान्य परिस्थिति में, जब दोनों सत्र क्या हो, नहीं चल रहा हो, जब एक सदन सत्र में न हो या कोई आवश्यक परिस्थिति आ जाए तो। आप देख लीजिए उसके बाद न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में देखें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को क्या नियुक्ति कौन करते हैं, शपथ राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, वित्तीय सलाह की मांग। ये क्या है कि इसके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है इससे। उसके बाद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है। उसके स्वविवेक के शक्ति होते हैं कि वो अपना मंत्री परिषद या मंत्रालय के ही क्या है, यदि अनुच्छेद 74 के तहत सलाह को लौटा सकता है, या अनुच्छेद 78 के तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि क्या होंगे कि यहाँ पे अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी सूचना देगी। उसके बाद क्षमादान की शक्ति देख लिया अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा करना अपराधी को सजा को कम कर सकते। दूसरा लघुकरण, दंड को कम कर सकता है। उसके बाद परिहार, दंड की मात्रा को कम करना। उसके बाद विराम, विशेष मानवीय तथ्य के आधार पर कम करना, या निलंबन, अगर फांसी की सजा हो जाती है, मृत्यु दंड का सजा दिया जाता है तो मृत्यु दंड को क्या कर देंगे, ये इसमें किसी तरह लघुकरण, परिहार, विराम इसमें बदल सकते हैं या इसकी सजा को खत्म कर सकते हैं, ये उनका अधिकार। उसके बाद आपातकाल 3 तरह से देख लिया, अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 बाहरी आक्रमण, अनुच्छेद 356 देख लिए क्या आंतरिक गड़बड़ी हो गई तो राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। आशा करते हैं कि आप लोग क्या हैं कि बहुत अच्छी तरह से
समझ लिए होंगे। बहुत गर्मी है, देखिए उसमें भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, पूरा कंटेंट दे रहे हैं आपको। आप पूरा इसको क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले ले और इसको पूरा नोट्स बना ले, और जो भी पेपर आप एग्जाम दे रहे हैं अगर आपको लगे कि नहीं ये कुछ है तो आप एनालिसिस के लिए इतना कर सकते हैं कि जितना भी इस पे पढ़ाया गया है, जो भी टॉपिक है उसको किसी भी रूप में क्या है कि प्रीवियस पेपर निकाल ले। आप प्रीवियस पेपर से आप एनालिसिस कर ले कि जो भी कंटेंट है वो कंटेंट मैच कर रहा है। आप इसका पूरा नोट्स ला, हमें एग्जाम में आप पूरा कारगर होगा एकदम। पूरे किताब, बहुत सारे किताबों को यूज करके बनाया गया, आपका हैंडराइटिंग नोट्स मिल रहा है, कोई डायरेक्ट छाप के नहीं, पूरे किताब का समरी से इतना समय बचा के आपको नोट्स बना के दिया जा रहा है, जिससे क्या कर सके आप जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक के भी पहुंचाएं। और अगर एसएससी क्लासेस को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे क्या हो सके आपको नेक्स्ट वीडियो का सूचना मिल सके। सो क्या करें कि अगर आप नहीं देखो, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो डाला हुआ है, इससे पहले राष्ट्रपति का है वो देख लीजिएगा, फिर ये देख लीजिएगा, पूरा सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और शुरू से पूरा राष्ट्रपति तक के डाला हुआ है और पूरा लगातार सीरीज से पढ़ा रहे हैं, एक भी आपका कोई टॉपिक क्या है गैप नहीं है, लगातार पूरा कंटेंट के साथ पढ़ा रहा है। स्टोरी प्लस कॉन्सेप्ट के साथ, सिर्फ फैक्ट भी नहीं है कॉन्सेप्ट भी है, कि अगर कॉन्सेप्चुअल पेपर आए तब भी आप बना सके। सो उसके बाद है कि आप हिस्ट्री चल रहा है, जैसे 7 फेज शिक्षक हो गया या बीपीएससी हो गई, दरोगा हो गया, कोई भी जीएस पेपर, एसएससी, रेलवे। तो अब उसके बाद है कि राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रहे हैं, तो जिसे 1857 की क्रांति से चालू हुआ था, उसमें आप गांधी युग तक के तृतीय चरण में चले गए। और गांधी युग में आप लास्ट तक के गांधी युग में देखे थे परिचय कि गांधी पूरा शुरू से क्या है कि 1917 चंपारण से उसके बाद गांधी का नेतृत्व चालू होता है। सो 1947 तक के पूरा क्या क्या कारण था, कैसे कैसे गांधी जी गांधी है क्या, गांधी का व्यक्तित्व क्या है, क्यों गांधी जी को इतना क्या है कि गांधी जी लास्ट तक के पूरा रह गए, आज़ादी स्वतंत्रता में कैसे भागीदारी ली से, उसको पूरा को देख सकते हो। पहला एक शॉर्ट में पूरा गांधी जी पढ़ा दिया गया है, अब उसका प्रत्येक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कि सब अलग अलग टॉपिक, जैसे 1917 चंपारण, अहमदाबाद मिल, खेरा, और उसके बाद रॉलेट, असहयोग, अब पूरा एकदम डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। आप क्या करें कि जा करके उस पर देख सकते हैं। वीडियो को क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।